नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक विधानसभा चुनावों को लेकर और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक मुद्दे जो गरमाए हुए हैं उन पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन भारत के बगल में, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश की बात होना, बांग्लादेश की चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद वहां पर लगातार हिंदुओं पर हिंसक हमले जारी हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब लगा कि शायद अब ये हिंसक हमले रुक जाएं, क्योंकि वहां जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसे जिहादियों ने पहले ओवरटेक किया, और जब जिहादियों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, उसी वक्त एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व्यक्ति को बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजनीति में, वहां की सत्ता में पैराशूट से उतारा जाता है। और इस नोबेल प्राइज विजेता को जब पैराशूट से राजनीति में उतारा गया, सत्ता में उतारा गया, तो लोगों को लगा कि बांग्लादेश में अब सब कुछ शायद ठीक हो जाए। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद यह लगा था कि अब वहां पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, वो रुक जाएगा, थम जाएगा। कुछ वक्त के लिए थमा भी, क्योंकि जब तमाम हिंदू वहां पर सड़कों पर उतरे, लाखों की तादाद में, जब हिंदुओं ने सड़क पर उतर करके ये गुहार लगाई कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया और ऐसा लगा कि ये हमले रुक जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने खुद इस बात को यह स्वीकारा कि जो हमले हो रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमले रुके नहीं, बल्कि हमलों को लेकर के तमाम तरह की खबरें लगातार आती रहीं। लेकिन एक दूसरी कोशिश शुरू हुई, और कोशिश यह शुरू नहीं हुई कि हिंदुओं पर हमले रुके, बल्कि कोशिश यह शुरू हुई कि कैसे हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उनको व्हाइट वॉश किया जाए। और इसको लेकर दुनिया में तमाम जो जिहादी हैं, जो सेकुलर जिहादी हैं, उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की शुरुआत की। अल जजीरा से लेकर भारत में वायर जैसे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस तरह की खबरें छापी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं वो उनके हिंदू होने के कारण नहीं हो रहे, ये राजनीतिक हमले हैं। इसमें किसी को उसका धर्म देखकर टारगेट नहीं किया जा रहा है। जब हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे थे, उसको भी व्हाइट वॉश किया गया। कुछ जिहादी किसी मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए, उन्होंने तस्वीर खिंचवाई कि देखो हम मंदिर को बचा रहे हैं। और तस्वीर जब हो गई, जब फोटो सेशन हो गया, फोटो सेशन होने के बाद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर के अंदर से जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया गया, और मीडिया में वो जिहादियों की तस्वीरें वायरल की जाती हैं कि देखो बांग्लादेश के मुसलमान तो मंदिरों को बचा रहे हैं। तो पूरी तरह से एक व्हाइट वॉश करने की साजिश शुरू हुई, और वो व्हाइट वॉश करने की साजिश आज भी जारी है, आज भी जारी है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि बांग्लादेश में और साथ साथ दूर अमेरिका में भी हिंदुओं के नरसंहार को छुपाया जा रहा है, ढका जा रहा है, उसे तमाम नए नए तरह के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर दिल्ली में एक संस्था ने पूरी तरह से रिसर्च करके कुछ पेपर तैयार किए। इस संस्था का जो नाम है CDPHR, इस संस्था ने बांग्लादेश को लेकर पूरी रिसर्च करी, और रिसर्च करके एक पूरा कागज तैयार किया कि दरअसल बांग्लादेश में हो क्या रहा है। 4 सितंबर को यह रिपोर्ट जारी की गई, 4 सितंबर को। और 4 सितंबर को जब यह रिपोर्ट जारी की जाती है, उसी दिन रात बांग्लादेश से एक खौफनाक वीडियो सामने आता है। वो खौफनाक वीडियो एक 18 साल के हिंदू लड़के का था।
उत्सव मंडल। इस 18 साल के लड़के ने लगातार जो लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे थे वो उसका प्रतिकार कर रहा था सोशल मीडिया पर। और जब हिंदू देवी देवताओं को वहां पर गालियां दी गई तो इस उत्सव मंडल ने भी भावनाओं में बहकर मोहम्मद साहब को लेकर एक टिप्पणी कर दी। जिहादियों की भीड़ इसे खींचकर पुलिस थाने ले गई। थाने में इस लड़के ने माफी मांगी और कहा कि मैं भावनाओं में बह गया था, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस और सेना की मौजूदगी में उत्सव मंडल को, सोचिए, पुलिस और सेना की मौजूदगी में उत्सव मंडल को भीड़ अपने साथ ले गई और उसके बाद उत्सव मंडल को लिंच करके मार दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उसकी आंखों में उंगलियां घोंप दी गई। वो दर्द से चिल्ला रहा था, खून बह रहा था, उसकी आंखों में उंगलियां घोंप दी गई। उसकी जो तस्वीर आई मीडिया में, उसके जो वीडियो आए मीडिया में, वो बेभत्स हैं, वो दिखाए नहीं जा सकते। जब ये वीडियो सामने आया तो बांग्लादेश की सेना ने यह कहा कि नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। लेकिन हॉस्पिटल से कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। अब आशंका यह भी है कि उत्सव मंडल जो है उसकी हत्या हो चुकी है, उसको लिंच करके मार दिया गया है। सेना और वहां की पुलिस बांग्लादेश के जिहादियों को बचाने के लिए एक और झूठ बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। और इस सबसे बढ़कर जिस दिन ये वीडियो आता है उस दिन नहीं बल्कि उसके एक दिन बाद वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं। सोचिए, बढ़ा चढ़ाकर 50 से ज्यादा जिलों में करीब 300 हत्याओं हिंदुओं पर हमले की खबरें आई हैं 50 से ज्यादा जिलों में। लेकिन वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री कह रहे हैं बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने उत्सव मंडल की वो वीडियो नहीं देखी जो भारत नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल है। और वो वीडियो देखने के बाद कितनी बेशर्मी से मोहम्मद यूनुस आते हैं और कहते हैं कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जिहादियों के झूठ को, जिहादियों के पापों को और जिहादियों के इस नरसंहार, जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए मोहम्मद यूनुस साहब, आपको एक और शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं एक और शांति पुरस्कार के लिए, क्योंकि आपने हिंदुओं के नरसंहार को छुपाया है, हिंदुओं के नरसंहार पर झूठ बोला है। ये सब चीजें वहां लगातार हो रही हैं और उल्टे मोहम्मद यूनुस साहब भारत को शिक्षा दे रहे हैं, भारत को सीख दे रहे हैं कि इस तरह की खबरों को ना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। वो भारत को कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हमले हैं, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आवामी लीग को सपोर्ट करते थे इसलिए उनको जो है मारा गया। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा हो या धार्मिक हिंसा हो, सांप्रदायिकता के आधार पर किसी को मारा जाए या राजनीतिक आधार पर मारा जाए, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? और सवाल फिर यही है कि आखिर आज हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज दो टूक में इन सब पे चर्चा होगी, क्योंकि भारत के बगल में ये जो बांग्लादेश है, ये कोई इस्लामी मुल्क आज जरूर हो सकता है, सेकुलर था, इस्लामी हो गया, आज इस्लामी मुल्क जरूर हो सकता है, पर इसकी मिट्टी, इसकी जमीन हिंदुस्तान की है। ये भारत का टुकड़ा था 1947 से पहले, जहां हिंदू रहते थे, दलित रहते थे, बड़ी तादाद में रहते थे, एक एक करके सब मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए। उम्मीद थी कि बांग्लादेश जब तक सेकुलर था तो उम्मीद थी कि कुछ बचे रहेंगे, लेकिन आज वो उम्मीदें भी धराशायी हो गई हैं। आज दो टूक में इन सब पे चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, बांग्लादेश को लेकर जो रिपोर्ट हिंदुस्तान में जारी की गई, दिल्ली में जारी की गई इसी बुधवार को, उस रिपोर्ट को जब रखा गया
तब क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट को लेकर कुछ सुन लीजिए। उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को मैं शुरू करूंगा। यह रिपोर्ट जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह रिपोर्ट बांग्लादेश का सच दिखा रही है, वो सच जिसे मोहम्मद यूनुस और देश के सेकुलर जिहादी, देश के जिहादी और देश में जो एक बड़ा तबका है जो वामपंथ के नाम पर एक घिनौना खेल खेलता है, वो सब जिस सच को दबा रहे हैं, वो सच दिखा रही है रिपोर्ट। इसलिए इसको जरूर देखना चाहिए। एंटी इंडिया जो वहाँ दिखाई दे रहा है, ये यूँ कहें तो बांग्लादेश एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और वो ज्वालामुखी कभी भी माइनॉरिटीज़ के लिए फट सकता है। वो उनको बस छोटा सा प्रोवोकेशन चाहिए। ये कुल मिलाकर होता क्या है कि ये जो काफिर और कुफ्र का थॉट है ना, ये थॉट बहुत समस्या वाला है, प्रॉब्लमैटिक है। पहले ये दिमाग में विचार आता है और फिर वो एक्शंस में बदलता है। हिंदू संप्रदाय में एक नर्वसनेस है। वो नर्वसनेस अभी और बढ़ गया है क्योंकि बहुत सा टारगेटेड हिंदू शिक्षक और अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी है, उनके ऊपर जो फोर्स रेजिग्नेशन किया है। इसीलिए तो ये सिचुएशन अंडर ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए। वी कैन ओनली होप कि थिंग्स विल नॉट गेट वर्स। एक्सट्रीमिस्ट पावर, फॉरेन पावर सब कुछ ही रहा होगा, नहीं तो सडनली ये एक स्टूडेंट कोटा प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया। सिर्फ ये बोलना कि स्टूडेंट्स को कोटा प्रोटेस्ट मूवमेंट से एक सरकार गिर गया, ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये रिपोर्ट तो इस ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन मैं जो ऊपर देखा बहुत थर्ड ग्राउंड से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। तो ऐसे रिपोर्ट आई थिंक और भी एडिशंस होना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि उधर क्या हो रहा है। तो आपने CDPHR की जो रिपोर्ट जारी उसको लेकर, इस रिपोर्ट में बहुत ही जो ऐसे तथ्य हैं जिसको लगातार यहाँ झुटलाया जा रहा है, और आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर भी जब हिंदुओं की लिंचिंग होती है, हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की जाती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो खतरनाक है। जो वहाँ बचे हुए हिंदू हैं उनके लिए अब सवाल उठाने का, उनके लिए आवाज़ उठाने का वक्त है। और आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ चार मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए मैं चारों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ SN सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से SN सिंह जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कमरू चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा हैं, CDPHR सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, उसकी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं पहले प्रेरणा जी आप ही से शुरू कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट कुछ कह रही है, लेकिन बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कुछ कह रहे हैं। सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? जो बांग्लादेश के आज के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो हमेशा से अमेरिका बोलता है। उसकी कथनी और करनी में हमेशा से जैसे USA की फर्क रहता है, वही फर्क इनकी भाषा में दिख रहा है। और जो सच
चीख चीख के अपने आप वीडियो के माध्यम से और विजुअल्स के माध्यम से सामने आ रहा है, उसको वो कैसे झुठलाएंगे? क्या जो हमने पूरा डेटा दिया है, हमने एक एक जिला उप जिला लिख के और पूरी घटनाओं का विवरण दिया है, क्या वो झूठ है? पूरे उसमें नाम दिए गए हैं, पूरा हमने डिटेलिंग दी है, और जो हमारी रिपोर्ट है वो हमने ग्राउंड से डेटा इकट्ठा किया है। वहां के जो माइनॉरिटी कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, हमने उनसे लगातार बातचीत की है और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई है। अभी तो आप ये देखिए कि जो बीच में इंटरनेट बंद हुआ वहां पर, उसके कारण से बहुत कुछ सोशल मीडिया में आ नहीं पाया है। आप एक उत्सव मंडल की बात कर रहे थे अशोक जी, वहां पर ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो सामने विजुअल्स नहीं आ पाए हैं, कितना कुछ दबाया गया होगा। जो सामने आया है मुझे लगता है कि वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वहां पर बहुत कुछ और हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये डेटा इन घटनाओं से पहले भी वहां पर क्या स्थिति थी। क्या एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मोहम्मद यूसुफ साहब बताएंगे कि वहां का जो बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग की गाइडलाइंस बनाई गई। 11 बैंक जो है, मैंने 2021 का डेटा बता रही हूं, 11 बैंक पूरे शरिया कंप्लायंट बैंक चल रहे हैं, जिसमें 36,000 एम्प्लॉइज, उस समय का डेटा बता रही हूं, वो सब काम कर रहे हैं। इसी तरह से मदरसों का डेटा जो 4,430 था 1951 में, वो आज करीब करीब 60,000 के करीब है। ये कैसे सब बढ़ गया है? जो बांग्लादेश है उनको समझना होगा मोहम्मद यूसुफ साहब को कि बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर चल निकला है। जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था और एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी 1971 में, वो बिल्कुल 5-6 साल बाद ही समाप्त हो गई थी। और जब से जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही वो सेक्युलर हो, लेकिन जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी जड़ें, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बहुत गहरी हुई हैं। अवामी लीग की सरकार के कार्यकाल के दौरान में ही ये इस्लामीकरण बहुत अधिक हुआ, मदरसों की संख्या बढ़ी, इस्लामिक बैंकों की संख्या उनके समय में बढ़ी है। तो ये आज का विषय नहीं है, लेकिन आज जो दिख रहा है वो एक तरह से कहें कि ये सब कितने सालों से चल रहा है। इसीलिए देखें कि जो डेटा बोलता है, डेटा लोग कहते हैं कि हम वही 23% से 8% आने की बात करते हैं। डेटा कई तरीके से देखा जाना चाहिए। CHT में जहां पर 90% बौद्ध थे, वो सारे कहां गए और कैसे? वो वहां का पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर ये जो संख्या कम हुई है माइनॉरिटीज की, वहां पर 23% से 8% आई है, तो मैं पूछती हूं कि बाकी लोग कहां गए? नहीं, प्रेरणा जी आपकी कई बातों से जो आपने कहा वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है देश को जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं रहा था। एक बात, मेरा एक सवाल ये है, और आपने ठीक कहा, मतलब ऐसे बहुत सारे जो मंडल उत्सव का जो वीडियो है वो तो एक वीडियो है, ऐसे न जाने कितनी चीज़ें जिसको हम देख नहीं रहे हैं, कि जिसके बारे में ना कोई वीडियो आ रहा है ना रिपोर्ट आ रही है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, मंडल उत्सव का वीडियो आने के बाद मोहम्मद यूनुस साहब का ये स्टेटमेंट आया है, मुझे इस बात पे हैरानी है। तो मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं आपका डेटा सही होगा, उसको लेकर शायद चैलेंज वो नहीं कर रहे, क्योंकि वहां भी कई संस्थाओं ने इस तरह का डेटा दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्याएं हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक, क्योंकि वहां पर ये लोग अलाइन करते थे शेख हसीना की पार्टी के साथ, इसलिए मारा जा रहा है। तो क्या ऐसा है, या फिर इनको हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है? क्योंकि मैं आपका भी स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें आपने काफिर और कुफ्र का थॉट की बात करी। जी, मंदिरों पर हमले को आप कैसे आप कहेंगे कि पॉलिटिकल है? और अभी एक जो नई खबर आई है कि सरकार ने डेटा मांगा है, जो हिंदू अधिकारी काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग अथॉरिटी की पोस्ट पर हैं, उन लोगों को निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा? 49 प्रोफेसर्स, टीचर्स की लिस्ट आई है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है।
और ऐसे कितने लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको यहाँ बिना नाम लिए बता सकती हूँ कि किस तरह से प्रोफेसरों को और जो लोग इस समय जिन्होंने विरोध किया इन घटनाओं का, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है और वो कैसे डर के साए में जी रहे हैं। 14-14 घंटे उनको उनके कमरों में बंद कर दिया जाता है बाहर से। और इतनी बहुत सारी और घटनाएं हैं, उनको मोहम्मद यूसुफ साहब नकार कैसे सकते हैं। और बुला रहे हैं कि आके पत्रकार देखें, क्या वहां स्थिति है, हमारे पत्रकार वहां पर सुरक्षित रह पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वहां ऐसी स्थिति है कि पत्रकारों को जाना भी चाहिए। मतलब ये तो हद हो गई कि देश जल रहा है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जिन लोगों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, जिन लोगों को सरकार के अंदर उन्होंने लिया है, तो निस्संदेह वो दूसरी भाषा बोल ही नहीं सकते। उनके पास झूठ बोलने के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो डिफेंड कर ही नहीं पाएंगे इन एक्शंस को। एसएन सिंह जी, भारत के लिए चिंता की बात है जो कुछ बगल में हो रहा है। सवाल यह कि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में भी इस पर चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से इस पर जो है डिस्कस किया, मोहम्मद यूनुस से भी बात हुई। लेकिन क्या भारत की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है? क्योंकि अगर वो हिंदू नागरिक है, पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत सरकार इस दिशा में जो है कुछ कड़ा कदम उठाए। भारत सरकार के पास क्या विकल्प है मैं नहीं जानता, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये हमले रुकने चाहिए, हिंदुओं का नरसंहार रुकना चाहिए। ये पूरे देश की जो है सोच है, पूरे देश की एक भावना है। देखिए अशोक जी, अभी आपके चैनल के माध्यम से और तमाम जो संपादक लेख आ रहे हैं उसके माध्यम से भी कोई जानकारी मिल रही है कि बांग्ला सुरक्षा लगातार महिलाओं की आवृत्ति बहुत सारी अभी हमारी बहनकारी। एसएन सिंह जी, आपको रोक रहा हूं, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जबरदस्ती रिजाइन लिया बैंक। एक मिनट एसएन सिंह जी, रोक रहा हूं आपको, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहता हूं जरा आपका नेटवर्क अगर हम यहां से ठीक कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम आपकी बात ठीक से सुन पाएं। लेकिन कमरू चौधरी जी, ये जो कुछ हो रहा है ये तो हम देख रहे हैं, सब कुछ प्रमाण के साथ सामने आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मोहम्मद यूनुस जो है इसको वाइट वॉश कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारा मीडिया का एक हिस्सा इसको वाइट वॉश कर रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स मैंने देखी कि बांग्लादेश के पत्रकारों से यहाँ पर लिखवाया जा रहा है कि नहीं वहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। ये सब बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। आप तो पश्चिम बंगाल में हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ का रिश्ता जो है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से बड़ा करीबी रिश्ता रहता है, भावनात्मक रहता है, बाकी भाषा को लेकर के एक करीबी रिश्ता है। आपके पास क्या जानकारी और आप इस सबको कैसे देखते हैं? नहीं अशोक जी, मैं तो ना पत्रकार हूँ, ना तो मैं CDPHR जैसा संस्था का कोई कर्ता वर्ता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि CDPHR का रिपोर्ट का बेसिस पे अशोक जी आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार आज एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर लिए। क्योंकि इसका सच कितना है, झूठ कितना है, ये तो ना वो खुद बता सकेंगे क्योंकि ये खुद नहीं, क्योंकि इनका रिपोर्ट बनता है रश्मि सामंत जैसा लोगों का। ये रिपोर्ट बना लेते हैं, लेकेस्टर UK में जो दंगा होता है उस पर रिपोर्ट बना लेते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पैलेस्टाइन पे एक भी रिपोर्ट इनका बनता नहीं है। ये बोलते हैं ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान पे बना लेते हैं रिपोर्ट, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे उस पे कोई रिपोर्ट नहीं बनता। बहरहाल मैं उस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता। एक मिनट आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं अशोक जी, सुनिए आप ही को मौका दे रहा हूं। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं सर, एक मिनट प्रेरणा जी, एक मिनट रुकिएगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन अपनी ओर से दे रहा हूं क्योंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैं दे रहा हूं। देखिए मैंने जो डिबेट ऑर्गेनाइज की CPDHR की रिपोर्ट पर ही बेस नहीं है ये जो मैंने सुनिए नहीं मेरी बात सुनिए। CPDHR ने अगर एक रिपोर्ट बनाई है और अगर प्रेरणा जी ने वो रिपोर्ट जारी की है तो वो भी एक वॉइस हैं, ठीक है ना? और सुनिए मैंने जो मेरे 2 कंसर्न हैं और मैंने वो 2 कंसर्न बता दिए थे। उत्सव मंडल की जो वीडियो है, मालूम नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, लेकिन जिस दिन से मैंने वो देखी, अगर वहां पर पुलिस की मौजूदगी में, सेना की मौजूदगी में एक हिंदू लड़के को लिंच करके मार दिया जाता है और उसके बाद जो है जिसने लिंच किया वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाल रहा है। मैं दिखाना नहीं चाहता उस राक्षस की तस्वीर,
उस जिहादी की तस्वीर। उसने सोशल मीडिया पर हथियार लेकर के अपनी फोटो डाली है और उसने उत्सव मंडल के खून से सने कपड़े डाले हैं और उसने कहा है कि जो हमने करना था हमने कर दिया और हमें इस पर गर्व है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस साहब आके कहते हैं कि ये सब चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही हैं। मेरा कंसर्न इसलिए है, और क्योंकि सीपीडीएचआर ने इस पर रिपोर्ट बनाई है, इसलिए उनकी एक वॉइस सुनी जानी चाहिए। आप उससे इत्तेफाक हो सकता है नहीं रखें, और आपको भी पूरा हक है, आपको भी पूरा हक है, अधिकार है, और मैं आपकी बात भी रखूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, इसीलिए तो आपका डिबेट में आता हूं, ताकि दोनों पहलू मेरा मत जो है इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका यहाँ पे जैसा प्रेरणा जी है यहाँ सामने बैठी हुई है, अभिजीत मजूमदार, सपन दासगुप्ता, दीप हालदार जैसे लोग, इनका वेल विशर्स है। तो और इनका आप टाइमलाइन में चले जाओ किस तरह से नफरत फैलाते, ये तो आपको भी मालूम चल जाएगा या देशवासियों को मालूम चल जाएगा। मैं इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं सीडीपीएचआर का रिपोर्ट पे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ है, भी तो कुछ दोनों में हुआ है, बड़ा गंदा हुआ है, बहुत दुखजनक है, और इसका कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए कहीं से भी बैठकर। मेरा ये सवाल नहीं है कि ये क्यों हत्या होगा या किस वजह से हो रहा है, नहीं, हत्या हुआ है, चाहे हिंदुओं का हुआ है चाहे मुसलमानों का हुआ है, हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली अगर आपका कोई डिफरेंसेस इन ओपिनियन है तो उसको सुलझाने का दूसरा तरीका था। अगर यहाँ पे 13 साल का बच्ची स्वर्णा दास, जो एक बांग्लादेशी हिंदू है, वो अगर मौलवी बाजार में अगर बीएसएफ का फायरिंग में मरता है, उस पर भी हमको दुख व्यक्त करना चाहिए। और शायद इसमें जो है कि प्रेरणा जी का रिपोर्ट में वो एपिसोड आया नहीं है, क्योंकि वो उनका आइडियोलॉजी सर्व नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आइए, जो बांग्लादेश का सरकार जिस तरह से गिरी, जिस तरह से तख्त पलट हुआ, और जिस तरह से शेख हसीना वहां से भागी है, हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खतरा का घंटी तो था ही पहले से। लेकिन इसमें क्या हिंदुस्तान का अपना पॉलिसी कहीं पे जिम्मेदार है? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसका मैं आंखों देखा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। आपने यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक दावत दिया हिंदुओं को कि आप पे रिलीजियस परसिक्यूशन अगर हो रहा है तो हिंदुस्तान का दरवाजा 2014 से पहले खुला हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है 2014 के बाद में नहीं खुलेगा। आज वहां पे जिस तरह से हमला हो रहा है, वहां पे बोला जा रहा है 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू है वहां पे, जिनको लगभग 2 से 2.5 लाख वहां पे दुर्गा पूजा होता है हर साल। उनको बोला जा रहा है तुम्हारा हिंदू देश में, तुमको बोला जा रहा है तुमको नागरिकता दिया जाएगा, तो तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए, चले जाओ हिंदुस्तान में। अब मैं ये प्रेरणा जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सीए के खिलाफ क्या कोई रिपोर्ट आपने प्लेस किया कि इस तरह से डॉग व्हिस्टलिंग आपने किया बांग्लादेशी हिंदुओं का ऊपर, जिस तरह से उनको आपने एक मौत का मुंह पे आपने डाल दिया एक सीए का कानून को लाकर? तो किसको अधिकार है इस तरह का आपने डॉग व्हिस्टलिंग करने का? बांग्लादेश का एक एक हिंदू मेरा भाई है, जिस तरह से हिंदुस्तान में एक एक हिंदू या मुसलमान मेरा भाई है। किसी का ऊपर में आक्रमण होने का, उनको अपना जगह में रहने का हक है, उनको अपना तरीका से कारोबार करने का, नौकरी करने का हक है। अगर हिंदुस्तान की सरकार इस पे अगर सही में अमल करे, अब तक लाल आंख क्यों नहीं दिखाया मोहम्मद यूनुस को अब तक सरकार, भारतीय सरकार ने? क्यों भाई वहां पे जो जिस तरह से हत्या हुआ, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही, क्योंकि आपको मालूम है, हमको भी मालूम है, बांग्लादेश एक मौलवादी देश है, एक कट्टरपंथी देश है पाकिस्तान का जैसा। अगर वहां पे हिंदुओं का जरा भी फिक्र होता तो सीए जैसा कानून नहीं लाती हिंदुस्तान। मतलब आपको कमरू जी आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि भारत सीए जैसा कानून लाई, इसलिए जो है वहां पर हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वही ग्राउंड रिपोर्ट आपने मांगा, ग्राउंड रिपोर्ट में दे रहा हूं। यहाँ पे जितना भी चार ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, मैं आपका वर्जन पूछ रहा हूं कि आपको लगता है क्योंकि भारत सरकार सीए लाई इसलिए वहां पर हिंदुओं को जो अब ये किया जा रहा है, इसलिए वहां पर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है? मैं यही तो सवाल शुरू से पूछते हुए जा रहा हूं। 2 करोड़ जो बांग्लादेशी हिंदू है आज के डेट में, वो 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू को डायरेक्ट न्योता दिया बीजेपी सरकार ने। अच्छा, ठीक कि आप पे अत्याचार होगा तो आप हिंदुस्तान का दरवाजा खोल देंगे। कहां रखोगे इसको? आप अपना घर पे रखोगे, अपना मोहल्ला में रखोगे, अपना पाड़ा में रखोगे, अपना शहर में रखोगे बांग्लादेशियों को? ठीक, सवाल ये पूछिए आप सरकार से। ठीक है, नहीं ठीक है, आपके सवाल पे बिल्कुल चर्चा होगी। आपने मैं एक मिनट एहसन सिंह जी आ रहा हूं, मैं कुछ चीजों का जवाब देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कमरू जी ने यहां पर सीधा सीए कानून को लेकर के इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें जो है
प्रेरणा जी को लेकर और बाकी कुछ नामों को लेकर कही, तो सर उसमें एक सीधी सी बात है। देखिए, आपने जो कहा वो आपका एक विचार है और मैं कहता हूं डेमोक्रेसी में हर विचार का सम्मान है, लेकिन आपने कहा उन्होंने फिलिस्तीन पर क्यों नहीं बनाई, तो वो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि फिलिस्तीन पर जो कांग्रेस जो है प्रस्ताव लाती है वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर प्रस्ताव नहीं लाती। फिलिस्तीन पर जो कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे लंबे ट्वीट करते हैं, दर्जनों ट्वीट करते हैं, वो एक बार भी जब हमास आतंकी हमला करता है, जब महिलाओं को नग्न करके उनकी नंगी लाशों का वहां प्रदर्शन करता है, तब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आता। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब कोई हिंदू के साथ कुछ ऐसा होता है तब कहां खामोशी होती है। और ये हर चीज जो है ना, अगर आप खांचे में बांट के देखेंगे तो खांचे में तो बटी हुई है, आप भी बटे हुए, वो भी बटे हुए हैं। आज का ही मैं उदाहरण, मेरे डिबेट का विषय नहीं है लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आज ही जो है विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई। विनेश फोगाट ने कहा क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के लिए बोलती है इसलिए हम बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अगर कांग्रेस विनेश फोगाट के लिए बोली क्योंकि उनको लगा महिलाओं का शोषण हो रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही कांग्रेस जब सिमी रोजवेल वहां पर कहती है कि वहां पे कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच हो रहा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं सुनते उनका, एक उनको हियरिंग का मौका नहीं दिया जाता, एक बार उनसे नहीं कहा जाता कि अपनी शिकायत बताइए, तुरंत उनको निकाल दिया जाता है। प्रियंका चतुर्वेदी वहां से निकली कि मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने खांचों में बांट करके अगर आप प्रेरणा जी की या उनकी संस्था के लेकर कुछ सवाल उठाएंगे तो वो सवाल कांग्रेस पर भी लागू होते हैं, वो सवाल आप पर भी लागू होते हैं, वो सवाल देश के मीडिया पर भी लागू होते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। लेकिन आपने सीए को लेकर सवाल उठाए तो मुझे लगता है एसएन सिंह जी आपने क्योंकि सीए का कानून लेकर आए थे इसलिए ऐसा हो रहा है। अब सवाल यह कि वहां से अगर 2 करोड़ निकलेंगे तो आप क्या करेंगे? सबको बसा लेंगे, कहां बसाएंगे? अशोक जी देखिए, सबके सवालों का एक जवाब मैं देता हूं। देखिए अशोक जी, एक मजबूत देश, भारत की मजबूत सेना, मजबूत संस्थाएं और भारत का मजबूत लोकतंत्र, हम हर तरह से मजबूत हैं और सक्षम हैं किसी भी पड़ोसी देश में अगर भारत के खिलाफ कुछ होता है तो उससे निपटने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता कांग्रेस ने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यही तो राहुल गांधी जी चाह रहे थे, यही तो सज्जन सिंह वर्मा से कहलवाए थे, यही तो सलमान खुर्शीद साहब से कहलवाना चाह रहे थे, जो इन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश बन जाएगा, भारत में अगर सीए आएगा तो बांग्लादेश बन जाएगा, भारत का संविधान मजबूत होगा, भारत में अगर यूसीसी आएगा तो बांग्लादेश बन जाएगा। आज इन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। अशोक जी, आप इनसे पूछ लीजिए कि जब 27% से और 8% हुए, जिस समय शेख हसीना जी का तख्ता पलट नहीं हुआ था, 27 से 8% आज तो हुए नहीं, जब आजादी हुई बांग्लादेश की उसके बाद से हुए, उस समय तो सीए की चर्चा नहीं थी। उस समय क्या था? उस समय भी यही एक सोच थी, एक विचारधारा थी भारत के लोगों की भी, भारत के कुछ ऐसे लोगों की जो कमरू चौधरी टाइप के लोग हैं, उनकी विचारधारा जो उसको सपोर्ट देता है, जो अपने घर में बुलाता है, अपने घर में पनाह देता है मजबूती के साथ, उसका राशन कार्ड बनवाता है, उसका आधार कार्ड बनवाता है, उसको भारत की झूठे बताता है कि भारत के रहने वाले इस नाते। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट किस लिए होता है? एक रिजर्वेशन को लेके, चलिए वो समाप्त हो गया। आप जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो भी आप वहां पे नहीं है, वो भी समाप्त हो गया। आप कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से ऐसी घटनाएं हो जा रही है, तो किसी देश के संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि राजनीतिक द्वेष के नाते उस देश में जो माइनॉरिटी रहेगी उस पे आप उसकी आप हत्या कर देंगे, उसके प्रतिष्ठानों को लूट लेंगे, उसके धर्म को परिवर्तन करा देंगे? तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, हालांकि ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी, एक चुनी हुई सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय उस पर बयान देता है, और निश्चित तौर पे उसी को बयान देना चाहिए। लेकिन जिस षड्यंत्र के साथ बांग्लादेश में ये सारी घटनाएं हुई और जिस षड्यंत्र में कांग्रेस भी शामिल है, जिस तरह से उसके बाद कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, और आज यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के नाते ऐसी घटना हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि कमरू जी से कम और राहुल गांधी जी से आपके चैनल के माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगा, आज तो स्पष्ट हो गया ना, जो बांग्लादेश के एक पत्रकार कहते थे कि ये सब कुछ राहुल गांधी जी के इशारे पे हुआ है। क्या कुर्सी इतनी प्यारी है कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना और संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा बनाए गए किसी कानून को आप बांग्लादेश के ऐसे अराजकता से जोड़ना, ये कहां की है? पांचवी बात में अशोक जी एक और लास्ट बात आपसे कहना चाहूंगा
अशोक जी, जिस तरह से मैं देखता हूं कि फिलिस्तीन में कोई घटना घटती है हमारे भाइयों पर, चाहे जो भी हो, फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं, और आप देखे होंगे भारत किस तरह से अपने कूटनीतिक उसका परिचय देता है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है, तो क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्या ये न माना जाए कि कांग्रेस जो भारत का विभाजन, क्योंकि 1947 के विभाजन के एक दिन पहले सब लोग वंदे मातरम, वही तिरंगा ध्वज, वही संपूर्ण भारत की बात थी, लेकिन वो पाकिस्तान बट गया, बाद में वो बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश नहीं, जो भारत है, मुझे लगता है कि समूचे विभाजन के एकमात्र अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस। और आज भी जो कुछ भी हो रहा है भारत में, बांग्लादेश में तो जो हो रहा है वो बांग्लादेश में, भारत में जो कुछ भी हो रहा है, विघटनकारी शक्तियां जो बढ़ रही हैं, वो ऐसे लोगों के नाते हैं। लेकिन स्पष्टता से एक लास्ट बात आपको बता दूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारत की सरकार है, और भारत के लोग मजबूती के साथ अपने लोगों के साथ खड़े हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन एसएन सिंह जी एक सवाल, मैं मुझे ब्रेक पे जाना, उसके बाद मैं आऊंगा तो आपसे सवाल जरूर पूछूंगा जो कमरू जी ने पूछा। सवाल है कि हम आंख कब दिखाएंगे बांग्लादेश में, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। मैं आऊंगा इस सवाल पर, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक यहाँ पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। कमरू जी, आपने चिंता करी कि भाई 2 करोड़ लोग हैं, हिंदू वहाँ आ जाएंगे, अच्छी बात है। ये चिंता सबको होती है कि भाई भारत के संसाधनों पर जो है अगर 2 करोड़ लोग और आ जाएंगे, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला रातों रात, लेकिन आएंगे तो कहाँ जाएंगे। पर मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हम उन 2 करोड़ को लेकर कितने परेशान हैं, लेकिन जो एक अनधिकृत आंकड़ा है वो ये है कि भारत के अंदर 3 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं। 3 करोड़, कुछ लोग इस आंकड़े को ज़्यादा बताते हैं। और जब इन 3 करोड़ घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई बात होती है, तब जो है तब लोगों को चिंता नहीं होती। 2 रोहिंग्या घुसपैठियों को जो अवैध रूप से आए थे, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा कमरू जी। 2 रोहिंग्या घुसपैठिए जो अवैध रूप से आए थे पकड़े गए, जब उनको भारत से बाहर निकालने की बात हुई तो प्रशांत भूषण जैसा वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इनको भारत से नहीं निकालना चाहिए। तो रोहिंग्या से इतना प्यार, घुसपैठियों से इतना प्यार। अब तो कांग्रेस के ही नेता ने, अनिरुद्ध सिंह ने बता दिया हिमाचल प्रदेश में कि वहां हिमाचल में भी वहां पे घुसपैठी हैं, जमात वाले आ गए हैं वहां पर, वो तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो उनसे सबको इतना प्यार होता है, लेकिन 2 करोड़ हिंदुओं को लेकर हमें चिंता हो रही है जो अभी आ नहीं रहे, मर रहे हैं। मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम बांग्लादेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से अभी भी वहां से जो है डरावनी वीडियोज आ रही हैं, एक हिंदू लड़के उत्सव मंडल को जिस तरह से पुलिस और सेना की मौजूदगी में लिंच कर देते हैं जिहादी, और उसके बाद वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इन मामलों को बढ़ा चढ़ाकर इस पर चर्चा हो रही है। और सिर्फ मोहम्मद यूनुस नहीं, बल्कि अल जजीरा से लेकर भारत में बैठा एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है, पूरा का पूरा एक गैंग है जो इन खबरों को वाइट वॉश करने पे तुला हुआ है। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये हमले लगातार जारी है, नरसंहार जारी है, पर ये इनकार क्यों हो रहा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह बीजेपी से, कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा CDPHR की एक रिपोर्ट भी उन्होंने जारी की है बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर,
और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्तंभकार। अशोक जी मेरी बातें रह गई थी। एक मिनट, मुझे कमरू जी मेरी एक बात रह गई थी, आपने सवाल पूछा। मैं आता हूं एसएन सिंह जी, एक मिनट रुकिए, मैं उस सवाल पर आऊंगा सर, मुझे सवाल आऊंगा, मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहूंगा उस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करें और मेरे कुछ और भी सवाल होंगे। प्रेरणा जी को भी मौका दूंगा, कमरू जी ने जो सवाल उठाया उस पर, लेकिन पहले कमरू जी। जी अशोक जी धन्यवाद। पहला बात तो देखिए, ये एंटायर बांग्लादेश का एपिसोड को लेकर हिंदुस्तान के साथ में किस तरह से संपर्क थे हसीना के साथ में, अब जो संपर्क है ये बहुत चिंताजनक विषय है। एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का तरफ जो है कि हमारा सब कॉन्टिनेंट जा रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज ये नहीं है कि हिंदुओं का वहां पे अत्याचार को यहाँ पे दिखाकर इसको यहाँ पे इस तरह से एक माहौल तैयार करना हिंदुस्तान में, ताकि हर जगह आपने देखा पिछले हफ्तों में कि किस तरह से बंगाली मुसलमानों पे अटैक हुआ हर जगह में। एक लिंचिंग का केस भी बंगाल का ही एक लड़का जिसको हरियाणा में पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि वो उसको बांग्लादेशी बोलकर मारा गया वहां पे। पहला बात तो ये है। दूसरी बात आपने बोला जो 3 करोड़ घुसपैठिया हिंदुस्तान में घुस कर आए हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं असम में घुसपैठिया भर गए, बांग्लादेशी घुसपैठिया। असम में एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तहत, उसमें 20 लोग अवैध रूप से पाया गया। अशोक जी आप समय जो है नष्ट कराते हैं, फालतू बात सब बाकी एक सेकंड 20 लाख लोग अवैध पावा जाए, 20 लोग अवैध इसके लिए डिबेट है क्या? ये 20 लाख लोग में से उसमें देखिए, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए। क्यों बोलने दे यार? आप निहायत थे, आप निहायत थे, कमरू जी एक मिनट, तो नहीं बैठ सकता 40 मिनट तक। कमरू जी एक मिनट जो है बैठ के आदमी कर रहा है और बैठ के आपने कांग्रेस और बीजेपी में तू मैं करा दिया इतने बड़े इशू को। ये बेशर्म आदमी में किसी एक मिनट नहीं ऐसे शब्द नहीं प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। एक मिनट रुकिए मेरे एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं अवधेश जी, अवधेश जी एक मिनट रुकिए, अवधेश जी एक मिनट में आ रहा हूं। व्यक्ति जो चाह रहा है जवाब दे रहा है, जैसे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। एक मिनट अवधेश जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, रुकिए एक मिनट मौका दे रहा हूं। कमरू जी एक विषय समझिए कि विषय है। एक मिनट जो विषय पर हो रहा है, अगर आप वहां, मैंने रोहिंग्या और उसको लेकर सिर्फ आपने जो एक तर्क दिया था, मैंने उसको लेकर एक रेफरेंस दिया। अब उस रेफरेंस पर हम डिबेट में चले जाएंगे तो आज का विषय रह जाएगा। लेकिन आपने एक बात कही, अब रुकिए, मैं चाह रहा हूं उस विषय पर, क्योंकि आपने ये बात जो कही मुझे लगता है वो आपने एक जो बात, 2 बातें कही, उसको उस पर एक बार अवधेश जी से ले लेते। क्योंकि आपने अभी क्या कहा, आपने कहा अगर इस तरह की घटनाएं हम दिखाएं तो उससे जो है यहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और आपने कहा क्योंकि सीए लाया गया इसलिए हो रही हैं। ठीक है ना? तो ये 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है आज की डिबेट के रेफरेंस में। मैं अवधेश जी को उस पर देता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा, रुकिए, क्योंकि हम विषय से जुड़ी डिबेट करें प्लीज। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि आपका ये डिबेट बहुत लोकप्रिय है, मैं इसलिए बोला हूं कि 42 मिनट में 20-22 मिनट कमरू चौधरी आप कह रहे हैं कि मैं बेशर्म इसलिए बोला हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, टिप्पणियां बेशर्म है, पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं कि ये मतलब पूरी दुनिया की चिंता है, लड़कियां वहां उठाई जा रही है, बांग्लादेश के अखबारों ने लिखा है, उसके साथ निकाह हो रहे हैं, उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, घड़े जलाए जा रहे हैं, लोगों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और एक घोषणा है कि लेवेंस्ट्रॉम की तरह जो हिटलर ने घोषणा किया था, एक भी हिंदू को हिंदू नहीं रहने देना है। वो छोटे छोटे अखबार वहां से आ रहे हैं और एक आदमी को आप इतना समय दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, एसएन सिंह उसका जवाब दे रहे हैं। इतना बड़ा विषय है, सामान्य विषय है क्या ये? और ये जो बता रहे हैं क्या मतलब, अगर 1951 से लेकर के और 2011 तक अगर 22% से 7.94% हुआ लोगों को, तो ये इसीलिए हुआ क्या कि उस समय सीए था भारत में। तो इस प्रकार से बेशर्म टिप्पणी, अरे सुनिए आपने एक मिनट रुकिए, आप अरे भाई सुनिए, आपका ज्यादा बंगाली हिंदू ही है, सुनिए, अरे ज्यादा बंगाली लोग हैं, जरा उसके प्रति कोई ध्यान, सुनिए आपने एक मिनट कमरू जी सुन लीजिए, 17-18 मिनट कमरू जी सुन लीजिए ना, कमरू जी सुन लीजिए, एक मिनट कमरू जी, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आपको रिबटल करने का मौका दूंगा, उनको बोलने तो दीजिए। 17-18 मिनट बोले हैं, मेरे अंदर भी उत्तेजना आ रही थी। ये कैसे? अब आपको 2-3 चीजें अभी बता रहा हूं। देखिए वहां इस समय की जो स्थिति है कि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं पर ही हमले नहीं हो रहे हैं,
जो भी लोग वहां मिली जुली संस्कृति की बात कर रहा है, सूफियों के कब्र उजाड़े जा रहे हैं, सूफियों के मजार तोड़े जा रहे हैं, उनके स्मारक खत्म किए जा रहे हैं, सूफियों पर हमले हो रहे हैं। अभी एक सूफी को लेकर के उसका बाल पूरा काट के, उसका दाढ़ी काट के जमातियों ने घुमाया है। 1169 देश के अध्यापकों को ले जाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका त्याग पत्र लिया है, जिसमें से अधिकांश हिंदू हैं। ये कह रहे हैं कि प्रेरणा ने रिपोर्ट, अरे प्रेरणा के रिपोर्ट को छोड़ दीजिए आप, कुछ फैक्ट्स तो दुनिया में आ रहा। अब देखिए, हिजबुल तहरीर जो है और 2 संगठन है, आपको बता रहा हूं, आहसानुल्लाह बंगला टीम, ये दोनों जो है अलकायदा की प्रेरणा पर काम करने वाला संगठन रहा है। अभी जो ढाका में प्रदर्शन हुआ है IS का झंडा लेकर के, ये दोनों संगठनों ने बाजाबता वहां प्रदर्शन किया है और उसमें कहा है कि हम कैसा बांग्लादेश चाहते हैं। और ये जो यूनुस खान है, इसको जब बना था तो मैंने कहा ये कट्टर जिहादी विचार का आदमी, जिसने गांवों को लोन देने के नाम पर शरीयत के आधार पर बैंक खड़ा किया, वहां लोन बांटता है उसके आधार पर। और जब इसको व्यापारी कहा और जो गांव के लोगों को चंगुल से छुड़ाने की कोशिश किया, तो दुनिया भर में इसने अपने संपर्कों से शेख हसीना के विरुद्ध किया है। वो कह रहा है कि अब आप ही ने सुना है, वो कह रहा है कि नहीं, अवामी लीग के लोगों पर हमले हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुक्ति युद्ध का विरोध किया था। 1971 के मुक्ति युद्ध को कहा कि वो मुक्ति युद्ध था नहीं, अभी 2024 का असल मुक्ति युग है। और ये मुक्ति योद्धा थोड़ा उत्साह में काम कर रहे हैं, और उत्साह में जब इसके घर के सामने हिंदू लोग वोट की तख्तियां लेके गए हैं कि क्या हम लोग देश छोड़ दे आपके पास रहे, तो ये मिला नहीं और ढाकेश्वरी मंदिर चला गया ये दिखाने के लिए। अवधेश जी, एक चीज जो कमरू जी ने कहा, मैं भी चाहूंगा उस पर स्पेसिफिक है। देखिए, ये तो जो घटनाएं हो रही हैं उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, लेकिन कमरू जी ने अभी एक पॉइंट कहा, उन्होंने कहा ये खबरें जिस तरह से भारत में दिखाई जा रही हैं, क्योंकि 2 वर्ग हैं, अब तो 2 वर्ग मेरे सामने आ गए। एक वर्ग तो व्हाइट वॉश कर रहा है, कह रहा कि हो ही नहीं रहा, जिसमें मोहम्मद यूनुस की बात होगी। एक कमरू जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजें अगर दिखा रहे हैं उसके कारण यहाँ रिएक्शन हो रहा है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा ऐसी खबरें दिखाने से। नहीं, ऐसा है, अब कमरू जी के दिखाने से हासिल नहीं होगा। अरे भाई, पहली बार हुआ है कमरू जी कि दुनिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान से हिंदू मिट गए, कभी दुनिया में कोई खड़ा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है कि भारत के खड़े होने के बाद और भारत की मीडिया के कारण यूनाइटेड नेशन को बयान देना पड़ा, अमेरिका को बयान देना पड़ा, ब्रिटेन को बयान देना पड़ा। अनेक जगह मानवाधिकारवादी सड़कों पर उतरे हैं हिंदुओं के वहां के समर्थन में। ये भारत की मीडिया की देन है, जिसने चला चला के दुनिया भर में लोगों को दिखाया कि वहां क्या हो रहा है। और कहीं भी वो हिंदू नहीं भी होते, मैं कह रहा हूं कहीं भी किसी अल्पसंख्यकों पर जो ये मुक्ति योद्धा बने हुए हैं, जो घरों में घुसते हैं, सुंदर लड़कियों को उठाते हैं, ये कंप्लीट इनका ये है कि जब तक ये हिंदुओं को खत्म नहीं करेंगे या उनको मुसलमान नहीं बना देंगे, तब तक ये शांत होकर बैठने वाले नहीं हैं। और उनको प्रशासन का सपोर्ट है। अमेरिका ने शेख हसीना को निकालने में भूमिका निभाई, अमेरिका इस पर कुछ बोल नहीं रहा है। और सुन लीजिए, 2 करोड़ लोग यहाँ बता रहे, 1 करोड़ 31 लाख आबादी है। जरा सुनिए। देखिए, बेगम खालिदा जी के बेटा को तारिक जिया को नहीं आने दे रहे हैं कि ये आ जाएगा तो चुनाव हो जाएगा, हमको इस देश का संपूर्ण इस्लामीकरण करना है। सरकार पर दबाव है कि तारिक जिया को देश में आने मत दो, अब शेख हसीना को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि तब तक हम जो कुछ चाहते हैं उस ढंग से पलट देंगे। तो ये इस स्थिति में अगर कोई भारत का कमरू जी बोलिए। कोई इनकार किया है क्या इस पैनल में, अशोक जी का पैनल में, कि इस तरह से हत्याएं, इस तरह से वारदात नहीं हो रहा है बांग्लादेश में? लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने तो रिपोर्ट को खारिज कर दिया, थोड़ा बहुत तो होगा आपके डिबेट में, ऐसे नहीं हो सकता है कि पूछ रहे हैं। उनका पूरा पंक्ति से इनकार कहा था कि जो भी यहाँ हो रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। वहां त्राहिमाम है, लोग त्राहिमाम है, और त्राहिमाम के सामने करेंगे अगर रिपोर्ट झूठ है। बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। दर्शक यहाँ पे बहुत जागरूक है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप सच बोल रहे हो, दर्शकों पे छोड़ दीजिए। अशोक जी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक छोटा सा बच्चा का ये हाथ से ये वीडियो दिखाया गया हिंदुस्तान में कि हाथ से उसे कलावा हटाया जा, या जो सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं हिंदू धर्म में, उसको हटाया जा। लेकिन हकीकत क्या था? उसका हाथ में एक ताबीज बंधा हुआ था जो कि हराम माना जाता है इस्लाम में, उसको हटाया जा रहा है।
लेकिन सारे इकोसिस्टम यहाँ पे यही दिखा रहा था। सुनिए देखो हिंदू कमरू जी कमरू जी सुनिए कमरू जी ऐसी फेक न्यूज कमरू जी एक फेक न्यूज अगर आई तो उसके आधार पर हम ये पूरा का पूरा व्हाइट वॉश ना करें। ऐसी फेक न्यूज हर जगह आती हैं, दुनिया भर में आती है ऐसी फेक न्यूज, लेकिन उस फेक आप क्या करना चाहिए? ANI PTI, अरे भाई आपका ये जो अरे आप ANI इतना घोर और निर्दयी चेहरा है आपकी राजनीति के सर आप ANI PTI की बात कर रहे हैं, आप उस प्रिंट की बात नहीं कर रहे, आप उस वायर की बात नहीं कर रहे जो कह रहा है कि बांग्लादेश में कुछ हो ही नहीं रहा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के लेख यहां छापे जा रहे हैं और कहा जा रहा है वहां तो सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये उत्सव मंडल कौन था जिसको पुलिस और सेना की मौजूदगी में लिंच करके मार दिया गया? इसका चेहरा देखिए, 18 साल का लड़का था। अगर एक फेक न्यूज आई, मैं कमरू जी अगर एक फेक न्यूज आई तो सवाल ये है कि उत्सव मंडल तो फेक नहीं है ना, उत्सव मंडल तो फेक नहीं है सर। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, प्लीज रुकिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। साल की बच्ची को BSF ने गोली मार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से प्रेरणा जी, मैं SN सिंह जाऊं उससे पहले प्रेरणा जी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। प्रेरणा जी इस पूरी डिबेट को लेकर बोलिए। मैं कमरू चौधरी जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी की ना करें, वो रिपोर्ट की बात करें, तथ्यों की बात करें और बताएं कि क्या वो उनको झुठलाते हैं। मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी से कुछ हल नहीं होगा। और दूसरी बात, आप यहाँ नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर झूठ मत फैलाएं। आपने कहा कि उसका रिएक्शन ये हो रहा है कि भारत में जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इतना बड़ा झूठ आप कैसे फैला रहे हैं? आप कितने तरीके से इसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेंगे? एक तो होता है कंप्लीटली नकार देना, दूसरा आप ऐसी तुलना कर देना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब मैं तो सुनकर शॉक्ड हूं कि आपने जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपने उसके साथ में ये जोड़ दिया कि उसका भारत में ऐसा रिएक्शन हो रहा है। कैसे कितनी इररिस्पॉन्सिबल आप बयान दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। आप ऐसा कहकर आप उनको जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो वहां पर मोहम्मद यूसुफ साहब कर रहे हैं। ये सरासर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और आप आपके रिपोर्ट का पर्दाफाश कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आपका सुनिए कमरू जी, उनकी रिपोर्ट में फैक्चुअल क्या गलत है वो ये कह रही हैं। उनकी रिपोर्ट में फैक्चुअल क्या गलत है वो बताइए ना। मैं चुनौती देती हूँ कि हमारी रिपोर्ट उस रिपोर्ट में उनका जो बयान था यहाँ पे टेलीविजन में कि इस्लामिक बैंक बांग्लादेश में चल रहा है, वो कट्टरपंथी कैसा हो गया? इस्लामिक बैंक तो सऊदी में भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, जहाँ पे 40% हिंदुस्तानी। अरे सर सुनिए, एक मिनट मेरा विषय सुनिए। इस्लामिक बैंक चल रहे हैं, इस्लामिक बैंक चल रहे हैं, मदरसे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं मेरा विषय पर रहें। क्या हिंदुओं पर जो वहां पर हमले हो रहे हैं, क्या उसको लेके CDPHR की रिपोर्ट में कोई फैक्चुअल आपको लगा गलत है? आपको लगा मोहम्मद यूनुस जो है सही कह रहे हैं, तो आप वो बताइए, उस पर डिबेट कर लूंगा। मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है। सच्चाई तो यह है कि उसमें पूरी रिपोर्ट नहीं है। सिंपल एज दैट कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर 100 घटना घटा
तो यहाँ पे उसको 300 घटना बताया जा रहा है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में भी वही है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ना कमरू चौधरी जी आप मोहम्मद यूनुस की लाइन ले रहे हैं। मेरे पास डेटा है और वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है और बहुत सारी चीजें सर वो ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? कहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है? आप बांग्लादेश के संगठन, वहां के जो माइनॉरिटी संगठन है वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। आप उसको झुठला सकते हैं? हम बोल रहे हैं कि आप उन वीडियोस को झुठला सकते हैं? आपने एक फेक न्यूज का उदाहरण दिया। मैं आपको 50 वीडियो भेज सकता हूं, 50 वीडियो भेज सकता हूं जहां पे कत्ल किए जा रहे हैं। मैं टीवी पे नहीं दिखा सकता हूं वीडियो को, लेकिन आप मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहे हैं। दुख इस बात का है कमरू जी, दुख इस बात का है कि आज कांग्रेस के नेता मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहे हैं। आप एक तरफ सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहां जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं, आप वहां के कट्टरपंथियों की, आप अल जजीरा की भाषा बोल रहे हैं। और मुझे दुख है, अल जजीरा क्या है आपको मालूम नहीं है क्या? पूरे देश को मालूम है आतंकवादियों का महिमा मंडन करता है, और आज आप अल जजीरा की भाषा बोल रहे हैं। ये मुझे दुख है। एहसान सिंह जी जल्दी 30 सेकंड में। सर मैं आपको फैक्चुअली चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली चैलेंज कर रहा हूं कमरू जी। एहसान सिंह जी जल्दी 30 सेकंड में। अशोक जी आप तो बुला रखे हैं, हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए। बोलिए एहसान सिंह जी। देखिए अशोक जी, देखिए आपने पूछा था कि हम आंख कब दिखाएंगे। लाल किले से प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम युद्ध करने वाले देश नहीं, हम बुद्ध के देश हैं। और रही बात आंख दिखाने की, बिना आंख दिखाए पड़ोसी देशों से किस तरह से रहा जाता है, कैसे रिश्ते रखे जाते हैं, कैसे सीमा को मजबूत किया जाता है, वो 10 साल से दिख रहा है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ते थे, अब कैसे रिश्ते हैं। तीसरी बात तो मैं आऊंगा अशोक जी, कांग्रेस वही नहीं, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को, आप देखिए भारत में भी जब कोई घटना होती है वहां भी सेलेक्टिव हो जाते हैं, सेलेक्टिव एक धर्म को लेकर हो जाते हैं। जब भारत और बांग्लादेश की बात हो रही तो संपूर्ण भारत को एक होना चाहिए। क्या हमने सवाल पूछा कि पाकिस्तान से इंदिरा गांधी ने क्यों बांग्लादेश को अलग किया? क्या हमने सवाल पूछा कि आपने श्रीलंका में क्यों सेना भेजा? भारत सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो संपूर्ण भारत उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे हैदराबाद में हो, कांग्रेस की इन्हीं रणनीतियों के नाते भारत में भी बहुत सारे लोग भारत के विरोध में बोलने लगे हैं। और आज दुख इस बात का है कि इस मामले में भारत एक नहीं है, भारत बटा हुआ है। कि विदेश में हमारी आवाज मिले, तो आवाज तो कांग्रेस के रूप में मिल रही है ना भारत की धरती पर। भारत की धरती पर जो विदेशी दुश्मन ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण अफगानिस्तान से जो इकोसिस्टम और नैरेटिव पहले से बना हुआ है, इसी कारण अफगानिस्तान से हिंदू सिख खत्म हो गए, अब 100 की संख्या भी नहीं होगी। पाकिस्तान से लगभग नष्ट हो गए, बचे खुचे बांग्लादेश से भी ये लोग नष्ट करा के मानेंगे। लेकिन ये वो समय नहीं है, अब ये इकोसिस्टम नैरेटिव नहीं चलेगा। गांव गांव में लोगों तक खबर पहुंची है, लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। अब ये युद्ध में तब्दील होगा, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी साथ देंगे इसमें। आपके जैसे हिंदू जो है भले ही ये विश्वासघात करे अल्पसंख्यकों के नाम पर, ये देश विश्वासघात नहीं करेगा। जो वहां से इस्लामी जिहाद का नारा उठा है वो यहाँ आएगा, सामने एक नया चलिए मुझे लगता है एक बात जरूर है कि अगर भारत में भी कोई मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहा है तो ये शर्मनाक है। कम से कम व्हाइट वॉश करने की कोशिश हमको तो नहीं करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्स रख रहे हैं वो फैक्ट्स पूरी जांच के साथ और पूरे तथ्यों के साथ रख रहे हैं। और फिर कह रहा हूं, वीडियो झूठ नहीं बोल रहे, सरकार झूठ बोल रही है, बांग्लादेश की सरकार झूठ बोल रही है, और उस झूठ को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।